हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी विद गीता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च पैराडाइम। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वालिटेटिव क्या होती है, मिक्स मेथड अप्रोच क्या होती है। और इससे पहले हम ये फर्स्ट सेक्शन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने ये क्लासेस नहीं देखी, प्रीवियस क्लास में जाके प्लेलिस्ट में जाके ये क्लासेस कवर कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि ये तीनों चीजें क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स मेथड अप्रोच कैसे रिसर्च पैराडाइम से रिलेटेड है और रिसर्च पैराडाइम एक्चुअली होता क्या है। तो देखते हैं कि पैराडाइम क्या होता है। पैराडाइम नया वर्ड हो सकता है किसी ने फर्स्ट टाइम सुना हो, और हो सकता है कुछ लोगों ने इस बारे में पहले भी सुना हो। पैराडाइम क्या होता है? पैराडाइम होता है एक ग्लोबल वर्ल्ड वाइड जनरल फ्रेमवर्क। किस चीज के लिए होता है ये ग्लोबल वर्ल्ड वाइड जनरल फ्रेमवर्क? ये होता है रिसर्च करने के लिए, कि जो भी रिसर्चर रिसर्च करेंगे वो कैसे करेंगे, उसका एक फॉर्मेट तो होना चाहिए। हम साइकोलॉजी में साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तो साइंटिफिक स्टडी ऐसे ही तो नहीं कर सकते कि कुछ भी कहीं से शुरू कर दिया। एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो हमें चाहिए ना, जिससे कि हम स्टडी कर सके। तो ये पैराडाइम ही हमें बताता है कि कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसके अंडर हम कर सकते हैं रिसर्च, है ना। पैराडाइम हमें बताता है कि स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस किसके लिए? रिसर्चर के लिए। कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए ये हमें बताता है पैराडाइम। सबसे पहले ये टर्म किसने दी? ये टर्म दी थॉमस कुन ने। उन्होंने बुक लिखी कौन सी? द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। और इस बुक में उन्होंने बताया 1962 में कि पैराडाइम क्या होता है, कैसे शुरू होता है, कैसे खत्म होता है और फिर कैसे शुरू होता है। एक पूरा का पूरा साइकिल बताया है कि इस तरह से पैराडाइम शुरू होता है, फिर एंड होता है, फिर स्टार्ट होता है। साइकिल एक पूरा, है ना। ये जो 4 कंपोनेंट्स है, इनको 4 एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ये क्या है? पैराडाइम के 4 कंपोनेंट्स है, पैराडाइम के 4 एलिमेंट्स, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी पैराडाइम में हम इन चीजों को जरूर देखेंगे कि ऑन्टोलॉजी क्या होती है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होगी, मेथोडोलॉजी क्या होगी। ये 3 चीजों पे मेन फोकस रहेगा सभी पैराडाइम में। एक्सियोलॉजी भी हमारे पास है, तो एक्सियोलॉजी हमें जस्ट ये बताती है कि कौन से मॉरल वैल्यूज या फिर एथिकल प्रिंसिपल्स, किस तरह के एथिक्स, कौन सी मॉरल वैल्यूज को रिसर्च के टाइम पे फोकस करना चाहिए, उसके अंडर रिसर्च करना चाहिए। तो ये जस्ट एथिकल वैल्यूज या फिर मॉरल वैल्यूज की बात करती है, लेकिन ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और मेथोडोलॉजी पूरे के पूरे पैराडाइम के स्ट्रक्चर को बताती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये पूरा का पूरा थॉमस कुन ने साइकिल दिया था। कब दिया था? इन 1962 में अपनी बुक में दिया था। बुक कौन सी है इनकी? बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। इसमें इन्होंने बताया कि पहली स्टेज जो है वो होती है प्री पैराडाइम की स्टेज। यहाँ पे कोई भी पैराडाइम अभी नहीं है हमारे पास। मतलब देख रहे हैं आप पिक्चर में, देखिए कि सभी जो साइंटिस्ट है उन पे क्वेश्चन मार्क है, यानी कोई भी पैराडाइम अभी हमारे पास है ही नहीं। सभी लोग जो स्टडी करते हैं कैसे करते हैं? अपने अपने सेट ऑफ रूल्स, अपने अपने रूल्स के बेस पे वो क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अपने अपने रूल्स के बेस पे रिसर्च करते हैं। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट सब लोग मिलके किसी एक चीज पे एग्री करते हैं और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ढूंढ के निकाल लेते हैं, तब क्या होता है? तब फर्स्ट स्टेज खत्म और सेकंड स्टेज स्टार्ट, यानी प्री पैराडाइम खत्म और हमें मिल जाता है नॉर्मल साइंस, यानी हमें मिल जाता है एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और यही चीज क्या होती है? जब हमें मिल जाता है प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, तो ये क्या है? ये होता है पैराडाइम। मतलब यहां से हमें पैराडाइम मिल चुका है, और अब जो भी रिसर्चेज होगी, जो भी स्टडीज होंगी, वो क्या होगी? पैराडाइम के अंडर स्टडीज होगी। इस स्टेज में, सेकंड स्टेज में लोग क्या करते हैं? यहाँ बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होता, सब बहुत खुश होते हैं और सब लोग उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट, उस पैराडाइम के अंडर क्या करते हैं? पजल सॉल्विंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी यहाँ पे करते हैं और रिसर्चेस करते हैं। थर्ड स्टेज जो होती है वो होती है एनॉमली की। एनॉमली का मतलब होता है कि जो
फॉर्मेट पहले चल रहा था, जो पैराडाइम अभी तक चल रहा है, उस पैराडाइम से जब स्टडी कर रहे हैं, उस फॉर्मेट के अंडर स्टडी कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, मतलब साइंटिफिक रिजल्ट्स अभी नहीं मिल रहे। ऐसा लगता है किसको? कुछ लोगों को लगने लगता है, कुछ लोगों को लगने लगता है। और जब वो इस बारे में बात करते हैं कि ये फॉर्मेट जो हमारे पास है ना, ये फॉर्मेट सही नहीं है, तो लोग क्या कहते हैं, या फिर जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है, जरूर कोई एरर है, अपनी स्टडी को रिव्यू करो, फिर से देखो, है ना। तो ये थर्ड स्टेज हो गई। फोर्थ स्टेज में क्या होता है? क्राइसिस होता है। क्राइसिस कैसे हुआ कि जो चीज एक पर्सन को लग रही थी, अब वो बहुत सारे लोगों को लगती है। अब मल्टीपल साइंटिस्ट को समझ में आने लगता है कि वो पैराडाइम क्या हो गया है, आउटडेटेड हो गया है। मतलब अब इस पैराडाइम के अंडर अगर रिसर्च करेंगे तो हमें साइंटिफिक रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, और यहाँ पे हो जाता है क्राइसिस। फिफ्थ स्टेज जब आती है तो ये होता है, क्या होता है? पैराडाइम शिफ्ट। क्यों पैराडाइम शिफ्ट होता है? क्योंकि यहाँ पे एक नया प्रपोज्ड पैराडाइम मिलता है, जिसको सब लोग देखते हैं और समझ में उन्हें आता है कि इसका पुराने वाला जो पैराडाइम था उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं, काफी एडवांस लेवल है। जैसे अगर आप देखेंगे कि पहले कीपैड थे, मोबाइल कीपैड थे, सबसे पहले तो मोबाइल ही नहीं थे, है ना, तो उसको आप मान सकते हैं प्री पैराडाइम। फिर कीपैड आए, मतलब एक पैराडाइम एस्टेब्लिश हो गया कि मोबाइल फोन अभी हाथ में है। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में स्मार्टफोन्स आए, एंड्रॉइड आए, फिर विंडोज आया, और अब क्या है? अब है हमारे पास एआई। तो क्या एआई का कंपैरिजन पिछले वाले से हो सकता है? क्या विंडोज का उसके पहले से हो सकता है? क्या एक टच स्क्रीन का कंपैरिजन कीपैड से हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी तरह से जब एक नया पैराडाइम आता है, जब पैराडाइम शिफ्ट होता है, तो वहां पे पुराने वाले के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये वाली सिचुएशन होती है फिफ्थ। और फाइनली हमें मिल जाता है एक न्यू पैराडाइम, मतलब साइंटिफिक रिवोल्यूशन हो चुका है और अब हमें मिल गया नया पैराडाइम। ये वही स्टेज है जब नॉर्मल साइंस, न्यू नॉर्मल साइंस, मतलब कि अब हमारे पास एक पैराडाइम है, अब जो रिसर्चेज होगी न्यू पैराडाइम के अंडर होगी, है ना। तो इस तरह से ये साइकिल चलता है। और फिर इसमें अब इस वाले टाइम पे सब प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट हो गई, मतलब सब लोग रिसर्चेस करेंगे, एक्सेप्ट कर लिया सब लोगों ने यहाँ पे फिर जो नेक्स्ट पैराडाइम है। लेकिन यहाँ पे एंड नहीं होगा, फिर आगे ये साइकिल चलता जाएगा, और हो सकता है एक ऐसी स्टेज आए कि फिर से नए पैराडाइम की जरूरत पड़े। ठीक है, तो ये साइकिल है और ये इसी तरह से चलता रहता है, ऐसे ही पैराडाइम शिफ्ट होते हैं और इसी तरह से पैराडाइम चेंज होते रहते हैं। फोर कंपोनेंट्स की हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, वो ये फोर कंपोनेंट्स है: ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी। मेन फोकस हमारा किस पे रहेगा? ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी, क्योंकि यही पैराडाइम का पूरा स्ट्रक्चर हमें बताएंगे। एक्सियोलॉजी इज जस्ट अबाउट वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, एथिक्स। ओके। ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है व्हाट इज रियलिटी, कि जो नॉलेज है वो कैसे एग्जिस्ट करती है, रियलिटी कैसे एग्जिस्ट करती है। ये थोड़े फिलोसॉफिकल वर्ड है और थोड़ा फिलोसॉफिकल टच में है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये देखना है कि इसका मीनिंग क्या है, और उस मीनिंग के बेस पे हम आगे स्टडी करेंगे कि रिसर्च से कैसे रिलेटेड है। तो व्हाट इज रियलिटी, की नॉलेज कैसे एग्जिस्ट करती है, रियलिटी क्या है, ये कौन बताता है? ये तो बताएगा ऑन्टोलॉजी। दूसरा एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी क्या बताएगा? हाउ डू वी नो एंड व्हाट वी नो, मतलब रिलेशनशिप किसके बीच में? नोअर, नोअर यानी जो रिसर्चर है वो, और नोन जो नॉलेज एग्जिस्ट करती है उसके बारे में। मेथोडोलॉजी क्या है? मेथोडोलॉजी बताती है कि कैसे हम फाइंडिंग्स तक जाएंगे, है ना। मेथोडोलॉजी तो हम बेसिक समझते ही हैं कि मेथोडोलॉजी में क्या होता है, अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करेंगे, केस स्टडी यूज करेंगे, इंटरव्यू यूज करेंगे, क्या यूज करना है ये कौन बताएगा? मेथोडोलॉजी बताएगी। इसमें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप डरिए मत, लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं जो आपको ये बताएंगे कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है ना। तो जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिल्कुल उसी पैटर्न से पढ़ रहे हैं जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। ऑन्टोलॉजी में दो चीजें आती है, कौन सी आती है? रियलिज्म एंड रिलेटिविज्म। रियलिज्म का मतलब होता है सिंगल रियलिटी, और रिलेटिविज्म का होता है मैनी रियलिटीज। सिंगल रियलिटी का मतलब क्या है? सिंगल रियलिटी को मतलब है कि
एक ही रियलिटी, मतलब जो किसी एक पर्सन ए ने मान लीजिए कोई स्टडी की और स्टडी करके वो बोलते हैं कि ये 100% ट्रू है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, 100% ट्रू है मतलब ये सही है और इसी को एक्सेप्ट करो, मतलब जो मैंने रिसर्च कर दी यही सबके लिए सही है, मतलब माय रियलिटी, एक सेकेंड, मतलब जो माय रियलिटी है, मेरी रियलिटी है, सबकी रियलिटी है, मतलब जो मुझे लगता है वही सबको लगता है। ऐसा कहाँ लगता है? ऐसा रियलिज्म में लगता है। लेकिन रिलेटिविज्म में क्या होता है, यहाँ पे ऐसा होता है कि पर्सन ए ने अगर कोई स्टडी की है तो बोलते हैं कि ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरा मानना है, हो सकता है आपके लिए सही हो नहीं हो, बट ये मेरी स्टडी और मेरा रिसर्च है और मेरी रिजल्ट्स इस ये बात कहते हैं। बट पर्सन बी जब स्टडी करता है तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाता है कि पर्सन बी की स्टडी भी अच्छी है, मेरी ये ओपिनियन है, मेरे रिजल्ट ये कहते हैं, पर्सन बी के रिजल्ट ये कहते हैं, सबकी यहाँ पे रेस्पेक्ट होती है। कहाँ पे? मैनी रियलिटीज या फिर रिलेटिविज्म में, ठीक है। लेकिन रियलिज्म में क्या होता है, नहीं जो मैंने कह दिया वही सही है और उसी को सबको मानना पड़ेगा, यानी सिंगल रियलिटी, जो मेरी रियलिटी वही सबकी रियलिटी। जैसे वो नहीं होता जो हमने सेंट्रिज्म में पढ़ा था, पियाजे, पियाजे का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था सेंट्रिज्म में, 3 माउंटेन टास्क में, अगर एक बच्चा है वो इस साइड से बैठ के और इस माउंटेन को देख रहा है तो उसको लगता है कि बस यही एक साइड है माउंटेन का, 2 साइड्स और हैं वो ट्रायंगल का, वो नहीं देख पाता है। कौन नहीं देख पाता है? जो यहाँ पे जो बच्चा बैठा हुआ है वो नहीं देख पाता है ना। तो उसको लगता है कि जो मेरी रियलिटी जो मैं देख रहा हूँ वही सच है। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे होता है रियलिज्म में कि उनको लगता है जो स्टडी हो चुकी है, जो मैंने स्टडी की है बस वही सही है, वही एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो ऑन्टोलॉजी के 2 पार्ट्स हो गए, हम समझ गए हैं, फर्स्ट है रियलिज्म एंड सेकंड वन इज रिलेटिविज्म। एपिस्टेमोलॉजी हमें क्या बताता है कि हमारी जो रिसर्च स्टडी वो ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे मेजरमेंट किया गया है, साइंटिफिक मेथड्स यूज किए गए और 100% साइंटिफिक मेथड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं, है ना। सब्जेक्टिविटी में क्या होती है, यहाँ पे थोड़ी बायसनेस आती है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे अलग अलग ओपिनियंस होते हैं अलग अलग रिसर्चर्स के, कि पर्सन ए का सोचना कुछ और है, पर्सन बी का सोचना कुछ और है, सी का, सबकी यहाँ पे रिस्पेक्ट होती है और ये अलग अलग लोगों की अलग अलग, बट साइंटिफिक मेथड जहाँ पे यूज होंगे वहां होगी ऑब्जेक्टिविटी, साइंटिफिक मेथड्स होंगे यहाँ पे, है ना। इसको हम यहाँ इससे भी देख सकते हैं, ये देखिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिविटी की जब बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि जो नॉलेज डिस्कवर की गई है, नॉट क्रिएशन, मतलब नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जैसे अगर हम कहें कि ग्रेविटी, ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है और ग्रेविटी किसने डिस्कवर की? डिस्कवर की न्यूटन ने। लेकिन अगर उसको न्यूटन डिस्कवर नहीं करते तो क्या कोई और डिस्कवर नहीं कर सकता था? कोई और भी डिस्कवर कर सकते थे। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि रिसर्चर इज अनरिलेटेड टू रिसर्च, एनीवन कैन डिस्कवर नॉलेज, नॉट पर्टिकुलर पर्सन। और ऐसा क्यों है? क्योंकि नॉलेज यहाँ पे क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। तो नॉलेज जब एग्जिस्ट करती है तो क्या करेंगे? उसको जस्ट डिस्कवर किया जाएगा, और डिस्कवर कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिविटी हो गई। जैसे अगर मैं बोलूं सिंपल वर्ड्स में कि 2 + 2 = 4, अब इसको पर्सन ए करे, पर्सन बी करे, ऐसा पर्सन सी करे, सबके लिए सेम आएगा ना रिजल्ट, और सबका सेम रहेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे 2 + 2 कुछ और हो जाएगा, यहाँ भी 4 ही रहेगा, यहाँ पे भी 2 + 2 4 ही रहेगा। तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिविटी। बट सब्जेक्टिविटी में क्या होता है? नॉलेज इज क्रिएटेड, अब क्रिएट की गई है। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, यहाँ पे सबके अपने अपने तरीके से क्रिएट किया, पर्सन ए ने कुछ और क्रिएट किया, बी ने कुछ और क्रिएट किया, तो यहाँ पे न्यू नॉलेज इज क्रिएटेड। अब जो एग्जिस्ट नहीं करती जिसको क्रिएट किया है तो वहां पे इंटरप्रिटेशन आ सकते हैं, है ना। वहां पे इंटरेक्शन होता है इन्वायरमेंट के साथ, अदर्स के साथ, कि जो इंटरेक्शन इन्होंने किया अलग अलग लोगों के साथ वो ए ने डिस्कवर कर दिया, डिस्कवर नहीं क्रिएट किया, और जो बी का अपनी फीलिंग्स थी अलग अलग पर्सन के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, तो उन्होंने वो क्रिएट किया। तो इसमें नॉलेज और जो रिसर्चर है उन दोनों में कोई भी रिलेशन, उन दोनों में वो दोनों रिलेटेड होता है बहुत ज्यादा, है ना। इंडिविजुअल्स यूनिकनेस यहाँ पे होती है क्योंकि यहाँ एक्सपीरियंस होते हैं, इंटरप्रिटेशन होता है जो नॉलेज को शेप करता है अलग अलग तरीके से, ठीक है।
तो ये सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी होते हैं। किसके अंडर? दो टाइप्स की होती है एपिस्टेमोलॉजी, सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। मेथडोलॉजी क्वांटिटेटिव हो सकती है, क्वालिटेटिव हो सकती है। क्वांटिटेटिव मेथड्स में हमने देखा कि यहाँ पे हमने प्रीवियस क्लासेस में हम ये कर चुके हैं कि नंबर्स जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे मेजरमेंट होता है, वो क्या होती है? वो क्वांटिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव में जो हमारा डेटा होता है वो इमेजेस के बेस पे होता है, या फिर क्या होगा? टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, है ना, थीम्स होगा। ये कहाँ पे होगा? ये क्वालिटेटिव रिसर्च में होगा। रियलिज्म के भी 3 पार्ट्स बताए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो रियलिज्म है यहाँ पे, इसके भी 3 पार्ट्स बताए गए हैं। पहला नाइव रियलिज्म, मतलब 100% ट्रुथ की बात। क्रिटिकल रियलिज्म मतलब यहाँ पे 100% ट्रुथ नहीं होता, यहाँ पे हम ले सकते हैं 95%। 95% मेरी बात सच है, बट 5% क्या है? 5% है एरर, इसको एक्सेप्ट कर लेना, है ना, ये रियलिज्म। और या फिर ये हो सकता है कि 99% मेरी बात सच है और 1% क्या है? 1% हो सकता है एरर। इस चीज को जो एक्सेप्ट करे वो क्या है? वो क्रिटिकल रियलिज्म है कि ये भी पूरा साइंटिफिक है, प्योर है, लेकिन यहाँ पे एरर को एक्सेप्ट किया है। किसमें? क्रिटिकल रियलिज्म में। साइंटिफिक रियलिज्म में क्या होता है? जैसे यहाँ पे देख लीजिए, साइंटिफिक रियलिज्म में क्या होता है? जो चीज साइंटिफिकली प्रूव है उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, और जो साइंटिफिकली प्रूव नहीं है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जस्ट सिंपल। और इसके भी 3 टाइप दिए गए हैं। कॉरबोरेशन, तब अलग अलग लोगों ने अलग अलग रिसर्च की सेम टॉपिक पे, अगर रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो तीनों को कंबाइन करके उसके रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है ना। जैसे ये लिखा ना, व्हेन ऑल द पीसेस ऑफ द पजल फिट टुगेदर परफेक्टली द थ्योरी इज लाइकली ट्रू। मतलब अलग अलग तरह से रिसर्च की गई, अलग अलग लोगों ने की, लेकिन वो कॉरबोरेशन मतलब सबको कंबाइंड करके, सिमिलर जो उनके रिजल्ट है उनको कंबाइंड करके एक थ्योरी बना दी। मिरेकल आर्ग्यूमेंट मतलब मिरेकल जैसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोई मिरेकल हो गया, सब कुछ क्या है? साइंटिफिक है। इस बात को कौन बोलता है? इसको मिरेकल आर्ग्यूमेंट बोलती है। और सेलेक्टिव ऑप्टिमिज्म का मतलब है कि बहुत सारी मल्टीपल स्टडीज हुई है किसी एक टॉपिक पे भी और अलग अलग टॉपिक पे भी, लेकिन हम उसमें से क्या करेंगे? सेलेक्टिव म्यूटिज्म, सेलेक्टिव ऑप्टिमिज्म। मतलब कुछ चीजों को जो बहुत बेस्ट थ्योरीज है, बहुत बेस्ट एक्सपेरिमेंट्स है, उनको हम एक्सेप्ट करेंगे और उसके बेस पे हम लोग काम करेंगे। ये कौन बताता है? ये सेलेक्टिव ऑप्टिमिज्म बताता है। अब ये देखिए, ये है नाइव रियलिज्म का एग्जाम्पल, ये क्रिटिकल रियलिज्म का एग्जाम्पल, और ये क्या है? साइंटिफिक है, साइंटिफिक रियलिज्म का एग्जाम्पल है। कैसे? नाइव रियलिज्म का मतलब है कि द वर्ल्ड इज एग्जैक्टली एज इट अपीयर। ये लोग मानते हैं कि जो दुनिया जैसी दिखती है वैसी ही है और उससे अलग हटके कुछ भी नहीं है। जैसे ये एप्पल अभी आपको दिखाई दे रहा है, वो एप्पल जैसा दिख रहा है, तो आपको ऐसा दिख रहा है, मतलब सबको ये एप्पल ऐसा ही दिखेगा। और ये 100% ट्रुथ है ना, कि जो हमारे सेंसेस के थ्रू हमने एक्सपीरियंस कर लिया, मतलब वो अल्टीमेट ट्रुथ है। और उसको मैं ही नहीं, सब एक्सेप्ट करूं, मुझे लगता है ये एप्पल है तो आप सबको भी इसको एज ए एप्पल ही एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बात कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं नाइव रियलिज्म वाले। अब यहाँ देखिए क्रिटिकल रियलिटी। यहाँ पे आप देखेंगे कि माई सेंसेस सी अ बेंट स्टिक्स बट माई अंडरस्टैंडिंग नोज इट इज स्ट्रेट। यहाँ पे आप देखिए कि जो सेंसेस है, हमारे सेंसेस, हमारा परसेप्शन भी गलत हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि स्टिक स्ट्रेट है, बट जब हम वाटर में इस तरह से हम देखते हैं पानी में, तो क्या होता है? वो बेंड दिखाई देती है। मतलब चैलेंज हो गया ना, इस बात को चैलेंज मिल गया यहाँ पे कि जब यहाँ पे कोई भी अगर स्टडी की जाएगी, रिसर्च की जाएगी, तो वो रिसर्च डिस्प्रूव भी हो सकती है ना। इसको जो जैसा परसीव करेंगे, अब जिसको नहीं पता है कि ये स्टिक सीधी है और यहाँ पे कौन सा साइंटिफिक रूल लग रहा है, तो वो बोलेंगे ना कि यहाँ पे एग्जैक्टली सेम स्टिक नहीं है, और है तो उसमें बेंड है, बट एग्जैक्टली क्या है? ये तो स्टिक बिल्कुल सीधी है। इसलिए क्रिटिकल रियलिज्म है कि यहाँ पे क्या करते हैं? एरर को एक्सेप्ट किया जाता है, बट साइंटिफिक रूल्स भी एक्सेप्ट किए जाते हैं। और जब साइंटिफिक रियलिज्म की बात आती है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रूल्स को एक्सेप्ट किया जाता है, जो साइंटिफिकली अप्रूवल है वही हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं पैराडाइम्स की। अभी तक हमने बात करी कि पैराडाइम की डेफिनेशन क्या है, क्या होता है। एक जनरल फ्रेमवर्क होता है जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल होता है। पैराडाइम हमें बताता है कि रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। अब कौन से पैराडाइम्स होते हैं, तो ये स्पेसिफिक मेनली पैराडाइम्स हैं जिनके हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट है पॉजिटिविज्म,
एक पैराडाइम है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म में क्या होता था, पॉजिटिविज्म में बात की जाती थी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की बात की जाती थी, या फिर साइंटिफिक रूल्स की। साइंटिफिक रूल्स की बात कहाँ की जाती थी, पॉजिटिविज्म में, कि जो भी स्टडीज होंगी वो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होगी, साइंटिफिक रूल्स यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे। मतलब यहाँ जो रिजल्ट आएंगे वो क्या होंगे, 100% ट्रू, 100% सही रिजल्ट्स आएंगे और उसमें कहीं कोई गलती की जगह नहीं है। ये कौन बोलता था, ये पॉजिटिविज्म बोलता था। और यहाँ पे रियलिटी को क्या माना जाता था, ऑब्जेक्टिव, सिंगल और मेजरेबल माना जाता था। फोर फिलोसफर्स कौन है, ऑगस्ट कॉम्टे। 4 फिलोसफर्स है एमिल डर्किम। लेकिन जब पोस्ट पॉजिटिविज्म आया तो उसने कहा कि नहीं, 100% ट्रुथ वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि आगे जाके, जैसे अगर आज स्टडी हुई तो आगे जाके 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद क्या हुआ, जो स्टडीज पहले की गई थी वो डिस्प्रूव होने लगी, वो डिस्प्रूव होने लगी। और जब स्टडीज डिस्प्रूव होने लगी तो फिर क्या माना गया कि 100% नहीं बोल सकते, हमारा जो पैराडाइम है, जिस फॉर्मेट के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं, वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। केवल क्वांटिटेटिव स्टडीज ही हो, केवल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ही हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हमें ह्यूमन को समझना है, अगर हमें सारी चीजें समझनी है, तो फिर क्वालिटेटिव रिसर्च की भी अपनी जगह है। ये बात किसने कही, ये बात कही पोस्ट पॉजिटिविज्म में। और यहाँ पे माना गया कि क्योंकि स्टडी कौन करता है, स्टडी करता है ह्यूमन। एज ए ह्यूमन हम स्टडी करते हैं तो हम गलती करने की जगह यहाँ पे है, मतलब हम मिस्टेक्स कर सकते हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म में एरर के लिए भी स्पेस रखा गया कि जैसे हमारी स्टडी क्या होगी, या तो 95% सही होगी, या फिर कितनी सही हो सकती है, अगर 95% सही होगी तो मतलब यहाँ पे कितना एरर हो सकता है, 5% एरर हो सकता है बाई चांस। मतलब कि हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल स्टडी में हमने रखा 95%, एरर हो सकता है 5%। कि अगर स्टडी को 100 टाइम्स टेस्ट किया गया, एक स्टडी को, एक रिसर्च को, तो उसमें से 95% चांस है कि वो सही रहेगा। 5% चांस है, मतलब 95 टाइम्स स्टडी सही रिजल्ट देगी, और 5% चांस है कि 5 टाइम्स स्टडी में क्या हो सकता है, गलत रिजल्ट दे सकती है, मतलब कोई एरर की वजह से हो सकता है। ये चीज कहाँ एक्सेप्ट की गई, यहाँ पे एक्सेप्ट की गई पोस्ट पॉजिटिविज्म में। अब ये स्टडी में अलग अलग होता है, जैसे कहीं पे तो हम लेते हैं किसी स्टडी में 95% एरर कॉन्फिडेंस इंटरवल लेते हैं, कहीं पे हम 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेते हैं, और कहीं पे हम 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेते हैं। ये अलग अलग स्टडी के अकॉर्डिंग अलग अलग लेते हैं। जहाँ पे 95% लेंगे तो वहाँ 5% एरर होगा, 99 में 1% एरर होगा, और 90% में 10% एरर को हम स्कोप यहाँ पे छोड़ते हैं। तो अलग अलग है। ये जो एरर का स्कोप छोड़ा गया, ये कहाँ छोड़ा गया, ये छोड़ा गया कहाँ पे, ये छोड़ा गया पोस्ट पॉजिटिविज्म में। और पोस्ट पॉजिटिविज्म में ये बताया गया कि जो रियलिटी है वो ऑब्जेक्टिव है, मतलब यहाँ पे भी साइंटिफिक होगा, ये भी साइंटिफिक होगा, है ना। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे। बट यहाँ पे हमने ये मान लिया कि इम्परफेक्टली एप्रीहेंडेबल, क्योंकि ह्यूमन स्टडी करते हैं तो वहां पे गलती होने की जगह है, मतलब एरर को स्पेस दे दिया गया। कहाँ पे, एरर को 5% जो एरर है उसका स्पेस दे दिया गया, कहाँ दे दिया गया, पोस्ट पॉजिटिविज्म में दे दिया गया। ठीक है, इसलिए हम इसे बोलेंगे क्रिटिकल रियलिज्म। क्रिटिकल रियलिज्म ऐसा कि हम मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि एज ए ह्यूमन हम स्टडी करते हैं और हम मिस्टेक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कह दिया, क्रिटिकल रियलिज्म कह दिया। ओके, कौन कौन है कोर फिलोसफर्स, कार्ल पॉपर और थॉमस कुन। इंटरप्रेटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म, ये दोनों साथ में इसलिए लिखे हुए हैं दोनों अलग अलग, लेकिन दोनों में सेम ऑन्टोलॉजी होगी, सेम मैथडोलॉजी होगी, और सेम एपिस्टेमोलॉजी होगी, इसलिए इनको एक साथ रखा गया है। बट दोनों का मतलब जस्ट इतना ही है कि इंटरप्रेटिविज्म में क्या करेंगे, जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन, उसको क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म में कंस्ट्रक्ट की जाएगी, कि यहाँ पे कोई नई नॉलेज क्रिएट नहीं की जाएगी। इंटरप्रेटिविज्म में नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है, बस यहाँ पे क्या किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा नॉलेज को। जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म में नॉलेज को क्या किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। दोनों में बेसिक डिफरेंस बस इतना ही है। ये इनकी कोर फिलोसफर्स है। क्रिटिकल थियोरी बोलती है कि जो हिस्टोरिकल शेप, मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो हिस्टोरिकली शेप्ड है। ये बात करती है माइनॉरिटी की, या फिर ये बात करती है किसकी, फेमिनिज्म की। इसको फेमिनिज्म, क्रिटिकल थ्योरी को फेमिनिज्म पैराडाइम भी कहा जाता है। यहाँ पे बात होती है जो आइडियोलॉजी पहले से फॉलो की जा रही है उसको क्रिटिक किया है यहाँ पे।
उसमें इसको यहाँ पे क्रिटिक किया है और उसकी बात की गई। इसलिए यहाँ पे जैसे पहले स्टडीज होती थी, सिर्फ मेल्स पे स्टडीज होती थी, सिर्फ बॉयज पे स्टडी होती थी और उसको फीमेल्स पे भी अप्लाई कर दिया जाता था। तो ये जो गैप रह गया, ये जो चीज रह गई, उसकी बात कौन करता है? इसकी बात करता है क्रिटिकल रियलिज्म या क्रिटिकल थियोरी। इस चीज की बात करती है। प्रैग्मेटिज्म बात करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरह से निकाला जाए, उस चीज पे कौन बात करता है? उस पे बात करता है प्रैग्मेटिज्म। ये मिक्स मेथड अप्रोच यहाँ पे यूज होती है। और यहाँ पे बात होती है एक्शन रिसर्च की। एक्शन रिसर्च की बात होती है जो क्या करती है? इमीडिएट प्रॉब्लम सोल्यूशन की बात करती है ना, जो स्पेशली एजुकेशन सेटिंग में यूज होता है, ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में जो यूज होता है इमीडिएट प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, तो वो क्या है? वो प्रैग्मेटिज्म है। ये अलग अलग तरह के पैराडाइम है कि सबसे पहले ओनली साइंटिफिक स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी पे फोकस किया, फिर बाद में एरर को स्पेस दिया, फिर क्वालिटेटिव स्टडीज की भी बात हुई, क्योंकि इंटरप्रेटिविज्म कंस्ट्रक्टिविज्म है, मतलब जो नॉलेज है वो डिस्कवर नहीं की जा रही, यहाँ पे नॉलेज को क्रिएट किया जा रहा है। और इंटरप्रेटिविज्म में नॉलेज जो क्रिएट की जा चुकी है उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये क्वालिटेटिव स्टडीज हो गई। क्रिटिकल थ्योरी और प्रैग्मेटिज्म, ये आगे आगे नेक्स्ट पैराडाइम आते गए। अब हम देख लेते हैं कि अलग अलग जो पैराडाइम हमने पढ़े, इन पैराडाइम्स की ऑन्टोलॉजी क्या होगी, मैथडोलॉजी क्या होगी और एपिस्टेमोलॉजी क्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाउंडर कौन है ये पूछा जाता है। ठीक है, फाउंडर या फिर हम कह सकते हैं जो कोर फिलोसफर्स कौन कौन है वो पूछा जाता है। अब हम देखेंगे कि पॉजिटिविज्म में हमने बात की थी ना, एक्सपेरिमेंटल है, साइंटिफिक है, और यहाँ पे सिंगल रियलिटी की बात होती है। तो ये क्या हो गया? ये नई रियलिज्म हो गया। और यहाँ पे ऑन्टोलॉजी क्या होगी? ऑन्टोलॉजी होगी यहाँ पे रियलिज्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल रियलिटी की बात कर दी। ठीक है, तो पॉजिटिविज्म की ऑन्टोलॉजी क्या होगी? रियलिज्म होगी। मैथडोलॉजी यहाँ पे कौन सी होगी? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड है तो ये क्वांटिटेटिव हो गया। और यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी क्या होगी? ऑब्जेक्टिव होगी, क्योंकि यहाँ पे मेजर कर रहे हैं हम, क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगी? जो एपिस्टेमोलॉजी ऑब्जेक्टिव हो जाएगी। ओके, पोस्ट पॉजिटिविज्म ने हमने देखा कि यहाँ पे एरर के लिए स्पेस हमने रखा था। ये भी पूरा प्योर साइंटिफिक है, बिल्कुल पॉजिटिविज्म की तरह। एक्सपेरिमेंटल है, क्वांटिटेटिव है, मेथडोलॉजी यहाँ पे भी क्वांटिटेटिव होगी। और यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी क्या होगी? एपिस्टेमोलॉजी ऑब्जेक्टिव होगी। बट यहाँ पे क्रिटिकल रियलिज्म क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने एक्सेप्ट किया कि देयर इज अ सिंगल रियलिटी, यस, बट वी एज अ रिसर्चर आर केपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। मे थ्योरी मे बी डिस्प्रूव इन फ्यूचर बट टुडे इट्स गुड, है ना। तो हमने माना ना कि आज तो हमारी स्टडी सही है, बट हो सकता है आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद हमारी थ्योरी क्या हो जाए? डिस्प्रूव हो जाए या उसको गलत साबित कर दिया जाए। जैसे हम कहें कि सबसे पहले जब मोबाइल आए थे तो वो क्या थे? वो कीपैड्स थे। और कीपैड्स थे तो सबसे पहले तो मोबाइल ही नहीं थे, फिर मोबाइल आ गए, मतलब बहुत बड़ी बात होगी। समझ लीजिए कि पैराडाइम है ये एक तरीके से, एग्जाम्पल के तौर पे। और उसमें फिर कितने चेंजेस आए, क्या क्या शिफ्ट हुआ, कैसे कैसे चेंज आए कि उसमें टच स्क्रीन आ गया, जिसका कंपैरिजन पुराने वाले से बिल्कुल नहीं कर सकते। इतना जबरदस्त चेंज के साथ में ये आगे आगे बढ़ता गया। एंड्रॉइड्स आ गए, स्मार्टफोन्स आ गए, और क्या हो गया? और विंडोज आए, और अब तो एआई है। तो आप देख रहे हैं कितना शिफ्ट हुआ है, कितना चेंज आया है। और आगे आगे न्यू मॉडिफिकेशन हुए हैं। ऐसे ही रिसर्च में भी मॉडिफिकेशन होते हैं, और ज्यादा बेस्ट होकर चीजें निकल के आती है, और अच्छे फॉर्मेट के साथ रिसर्च सामने आती है, रिसर्च करने के लिए पैराडाइम सामने आता है। तो ऐसे ही पॉजिटिविज्म, जब पता चला थ्योरीज डिस्प्रूव हो रही है तो वहां पे स्कोप दिया गया, एरर के लिए भी जगह छोड़ी गई, जिससे कि थ्योरीज, कुछ थ्योरीज हैं जो वास्तव में अच्छी थ्योरीज है, उनको पूरी तरह से डिस्प्रूव ना किया जा सके, उनको रखा जाए, बट एरर का स्पेस वहां पे इसलिए छोड़ा। तो ये क्या है? इसको बोलता है क्रिटिकल रियलिज्म। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म में ऑन्टोलॉजी क्या होगी? क्रिटिकल रियलिज्म होगा। मैथडोलॉजी क्या होगी? क्वांटिटेटिव और मिक्स मेथड भी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या बात की? यहाँ पे हमने बात की ना कि ऐसे ह्यूमन हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम ह्यूमन इंटरव्यू भी हो सकता है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे टेस्टिंग भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है। इसलिए यहाँ पे मिक्स मेथड भी यूज करते हैं, बट प्रिफर करेंगे कौन सा? क्वांटिटेटिव, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज पे ज्यादा फोकस रहा। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो क्वांटिटेटिव पे यहाँ पे ज्यादा फोकस होगा। एपिस्टेमोलॉजी क्या होगी? एपिस्टेमोलॉजी होगी ऑब्जेक्टिव। ठीक,
तो रियलिज्म एंड रिलेटिविज्म हम की जगह यहाँ पे भी होगा रियलिज्म पे ही ज्यादा फोकस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिविज्म। इंटरप्रेटिविज्म की क्या होगी ऑन्टोलॉजी, नॉलेज इज इंटरप्रेटेड, नॉलेज को इंटरप्रेट किया है, डिस्कवर नहीं किया है, इंटरप्रेट किया, नॉलेज ऑलरेडी है। तो यहाँ पे ऑन्टोलॉजी क्या होगी, यहाँ पे मल्टीपल रियलिटीज, मल्टीपल रियलिटीज मतलब रियलिटीज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी है, इन लोगों ने इंटरप्रिटेशन किया अलग अलग तरीके से। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि कोविड का जो टाइम था, उस कोविड टाइम की जो भी सिचुएशन थी उसको इंटरप्रेट करना है, तो पर्सन ए अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे, बी अपने अकॉर्डिंग करेंगे, सी अपने अकॉर्डिंग करेंगे, कोई है ना, सबके अपने अपने ओपिनियंस होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मल्टीपल रियलिटीज होगी, तो ये क्या हो जाएगा ऑन्टोलॉजी यहाँ पे हो जाएगी रिलेटिविज्म, रिलेटिविज्म है ना। और एपिस्टेमोलॉजी क्या हो जाएगी, सब्जेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग रियलिटीज हैं। रिलेटिविज्म है तो सब्जेक्टिव हो जाएगा, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव्स है। मेथोडोलॉजी यहाँ पे क्वालिटेटिव होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस पे बात हो रही है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन की बात तो हो नहीं रही, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे मेथोडोलॉजी हो जाएगी क्वालिटेटिव, डीप अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म की जब बात करते हैं तो नॉलेज को क्या किया, क्रिएट किया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो यहाँ पे ऑन्टोलॉजी, यहाँ पे भी रिलेटिविज्म हो जाएगा। मल्टीपल रियलिटीज हैं क्योंकि अलग अलग लोग अपने अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे। एपिस्टेमोलॉजी क्या होगी, एपिस्टेमोलॉजी सब्जेक्टिव होगी फिर, क्योंकि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड। मेथोडोलॉजी क्वालिटेटिव हो जाएगी, ओके। इंटरप्रेटिविज्म का मतलब क्या है, फोकस ऑन इंटरप्रेटिंग मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस इन कॉन्टेक्स्ट। और कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होगा, फोकस ऑन हाउ नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड थ्रू इंटरैक्शन एंड मेंटल प्रोसेसेस। कैसे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं पर्सन, अदर्स के साथ और इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्शन से, इंटरैक्शन से ही तो नॉलेज क्रिएट करेंगे। तो ये इंटरैक्शन का जो एक्सपीरियंस है वो हर पर्सन का अलग अलग हो सकता है, इसलिए सब्जेक्टिव है। चलिए, तो ये खत्म हो गया है। ऐसे ही अब देखिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द पॉजिटिविस्ट मूवमेंट। कौन है, हम पढ़ चुके हैं, ऑगस्ट कॉम्टे हैं। विच पैराडाइम इज मोस्ट लाइकली टू हैव अ सब्जेक्टिव एपिस्टेमोलॉजी, किसकी सब्जेक्टिव एपिस्टेमोलॉजी, अभी जस्ट हमने पढ़ा। पॉजिटिविज्म नहीं हो सकता क्योंकि प्योरली साइंटिफिक है, तो ऑब्जेक्टिव रहेगा। पोस्ट पॉजिटिविज्म में भी हमने जस्ट एरर को कंसीडर किया, बट वो भी प्योर साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की जाती है वहां पे भी, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। रिलेटिविज्म तो कोई पैराडाइम है ही नहीं, कंस्ट्रक्टिविज्म है जो क्या है, पैराडाइम है ना। रिलेटिविज्म तो क्या है, ऑन्टोलॉजी का दूसरा हिस्सा है, वो तो जस्ट एलिमेंट है, बट पैराडाइम तो नहीं, यहाँ पे बात हो रही है पैराडाइम की। तो कंस्ट्रक्टिविज्म पैराडाइम में क्या होता है, सब्जेक्टिविस्ट एपिस्टेमोलॉजी यहाँ पे यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिविज्म। अब पॉजिटिविज्म के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो क्रिटिकल रिलेटिविस्ट ऑन्टोलॉजी है, या क्रिटिकल, ये नंबर 1 है, 2, 3 एंड 4। रिलेटिविस्ट ऑन्टोलॉजी, क्रिटिकल रियलिस्टिक ऑन्टोलॉजी है, मेथड ऑब्जेक्टिविज्म इन एपिस्टेमोलॉजी है, कॉजलिटी स्टडीज है, क्या है। तो जो हमने पहले पढ़ा है उसके बेस पे हम अच्छे से बता सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है और कॉजलिटी स्टडी की जाती है, कहाँ पे की जाती है, पॉजिटिविज्म में। डैश इज अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ assumptions, principles and methods used to conduct research। क्या है जो हमें ये बताता है कि एक बेसिक फ्रेमवर्क है किसका, assumptions का, principles, methods यूज टू कंडक्ट, रिसर्च करने के लिए जो एक बेसिक फ्रेमवर्क हमें मिलता है, जो प्रिंसिपल्स हमें बताता है, जो मेथड्स हमें बताता है, वो क्या है, क्या वो ऑन्टोलॉजी है, क्या वो पैराडाइम है, थ्योरी है, या फिर एपिस्टेमोलॉजी है। तो ऑब्वियसली जिस पे क्लास है वही है, मतलब पैराडाइम। पैराडाइम में भी हम ये स्टडी करते हैं कि क्या क्या assumptions होनी चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स यूज करने हैं, रिसर्च करते टाइम कौन से मेथड्स यूज करने हैं, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो। तो ये हो गया पैराडाइम। If you found this class is helpful, please take a moment to like the video and share it with your fellow learners. Your support keeps us going.
Join our Telegram channel for notes and regular updates. See you in the next video. Thank you for watching.